23 अप्रैल को यानी आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त पूरे भारत के मंदिरों में उमड़े। शुभ दिन पर पूजा अर्चना करने के लिए दिल्ली के कॉनॉट प्लेस मंदिर और यूपी के अयोध्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस शुभ अवसर को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में भक्त उपवास रखते हैं और देवता की पूजा करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में उमड़े लोगों ने उनकी यात्रा पर बेहद खुशी व्यक्त की और मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं की सराहना भी की। दिल्ली के कॉनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में कुछ भक्तों ने भारी भीड़ के बीच प्रार्थना करने में सक्षम होने के लिए खुद को भाग्यशाली बताया। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाने वाले भगवान हनुमान को शक्ति और अद्वितीय भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। बड़ा खुशी का पर्व है। बड़े आराम से हनुमान जी में दर्शन हुए। प्रेम से अब राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हर पूर्णिमा को हर महीने आता हूँ मैं। कैसी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी के हालिया भाषण से विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस की धन पुनर्वितरण गारंटी पर पलटवार किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी से विपक्ष भड़क गया है। 22 अप्रैल को एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी की टिप्पणी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन पर घृणास्पद भाषण का प्रचार करने का आरोप लगाया। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? केरल में मतदान से पहले असम के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के लिए एर्नाकुलम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पार्टी के घोषणा पत्र की आलोचना की। हिमंत ने कहा, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीते। घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए ज्यादा और भारत के लोगों के लिए कम है। कांग्रेस ने ऐसा घोषणा पत्र बनाया है जो आम जनता से संसाधन छीन लेगा और कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र की सबसे सही तरीके से व्याख्या की है। मैं उन्हें चुनौती दूंगा कि वे सार्वजनिक बहस के लिए आए और दिखाए कि यह घोषणा पत्र तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि देश के संसदों पर हर किसी का अधिकार है। यह कांग्रेस पार्टी को बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि देश के संसदों पर पहला अधिकार एक विशेष समुदाय का है। राहुल गांधी पप्पू के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है। Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. I will challenge them to come for a public debate to show that this manifesto is nothing but appeasement. PM has said correctly, the resources of this country, everybody has a right. My party stand is, Prime Minister's stand is that the resource of this country, the rights on the resource of this country lies with the Hindus, lies with the Muslim, lies with the Christian, lies with the youth, lies with the SC, lies with the ST, lies with the women. Congress party's manifesto has been prepared in a way that they win election in Pakistan. The manifesto is more for the people of Pakistan, less for the people of India. The Congress party has done a manifesto which will snatch resources from the common people and प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अप्रैल को यानी आज राज्य में विकास लाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो लोग योगी आदित्यनाथ को सिर्फ बुलडोजर से पहचानने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी आंखें खोल दूं। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में जो भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ वह अकेले सीएम योगी के कार्यकाल में हुआ है। उनका एक जिला एक उत्पाद का मिशन पूरे देश में नया सम्मान पैदा कर रहा है।
आपने बुलडोजर की बात की, अगर किसी ने विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है तो योगी जी की सरकार ने पहुंचाया, और काशी के सांसद होने के नाते वह मेरे भी मुख्यमंत्री है। मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे सहकर्मी है। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा पाकिस्तान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने पुष्टि की कि इस बार 400 पार होगा। एएनआई से बात करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा, मैंने आपको बताया था कि वे एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। चुनाव आ गया है, मुझे यकीन है कि 400 पार होगा। नंबर्स कैसे बताएंगे? हमने आपको बताया कि ये सब रिकॉर्ड बनाने के फिराक में है। जी, चुनौती के रूप में क्या देखती है मैम झालावाड़ में? आप किस तरीके का और काम करना रह गया है झालावाड़ में? काम तो जैसे मैंने बताया कभी अंत नहीं है, चलता ही रहेगा। इतने सारे काम हो गए, अब और भी काम होंगे। चुनौती के रूप में कुछ नहीं देखते यहाँ पर? कोई कारण नहीं है, हम लोगों ने इतने सालों से एक साथ काम किया है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकेदार ढूंढता है, सीख उस संसदार से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। इन लाइनों का अगर मतलब जानना है तो महाराष्ट्र के शोलापुर की स्वाति मोहन राठौर से मिलिए। स्वाति वो नाम है जो आज शोलापुर के घर घर में गूंज रहा है। महाराष्ट्र की इस बेटी ने बेहद मुश्किल हालात के बीच वो कर दिखाया जिसने कल्पना करना भी शायद मुश्किल है। स्वाति के पिता गली गली घूमकर सब्जियां बेचते हैं। पढ़ाई के लिए रुपयों की कमी पड़ी तो माँ ने बेटी के लिए अपनी शादी के गहने तक गिरवी रख दिया है, और अब उनकी उसी बेटी ने यूपीएससी में 492वें रैंक हासिल कर अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यूपीएससी क्लियर करने की स्वाति की राह हर मोड़ पर परेशानियों से भरी थी। पिता सब्जियां बेचकर परिवार का गुजारा करते थे। परिवार में माता पिता के अलावा 3 बहनें और एक भाई भी है। घर के हालात ऐसा नहीं थे कि स्वाति देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी कर सके, लेकिन स्वाति की आंखों में सपना था कि जाऊंगी तो सिविल सर्विस में ही। वो फैसला कर चुकी थी कि जिन संघर्षों से उनके माता पिता जूझ रहे हैं वो उन्हें उनसे बाहर निकालेगी। उन्होंने अपना पूरा फोकस यूपीएससी की तैयारी पर लगा दिया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि केसरगंज से मेरी टिकट में देरी के लिए मीडिया जिम्मेदार है। उन्होंने मीडिया मेरी टिकट में देरी की चिंता छोड़ दी क्योंकि उन्हीं की वजह से इसमें देरी हो रही है। बसपा ने अभी तक केसरगंज से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। केसरगंज में 20 मई को वोटिंग है। केसरगंज से बीजेपी के मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मीडिया पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरी टिकट में देरी के लिए मीडिया जिम्मेदार है। गोंडा के मीडिया से बातचीत में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया, टिकट की चिंता मेरी है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की वजह से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा में देरी हो रही है। बता दें कि बसपा ने अभी तक केसरगंज से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। केसरगंज में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह दरअसल गोंडा में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों से मिलना और उनके घर जाकर ईद मनाना कोई अपराध नहीं है। शिवसेना नेता और बॉलीवुड अभिनेता गोविंद ने 22 अप्रैल को महाराष्ट्र के बुलडाना में एक रोड शो किया। रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भागीदारी देखी गई है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा ने कहा, महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में और देश में पिछले 10 साल में जो हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ है। अगर आप पीएम मोदी का नाम नहीं लेंगे तो दुनिया, मेरा मानना है कि जो अच्छे होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं और सबके साथ खड़े होते हैं, लोग उनके साथ खड़े होते हैं। एक सांस की फूंक भी 7 सुर निकलते हैं। एक पांव की ताल पर कई गंगोर नाचते हैं। एक दिए से न जाने कई दिल जल जाते हैं और एक प्यार के भगवान में न जाने कई प्यार पल जाते हैं।
मैं बहुत ही शुभेच्छा प्रदान करता हूं और माई से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रताप राव जी यादव साहब बहुत प्रचंड मदद से यहाँ से जीत के निकले और आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय शिंदे साहब का जो साथ है वो ऐसे प्यार से निभाएं कि ये जगह जो है ये जो विकास कर चुकी है इससे और आगे निकले, ऐसी मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो पहले ही डबल हैट्रिक हो चुकी है, क्या इस बार चौथी बार सांसद होंगे? आदरणीय प्रताप डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सप्पल सहित कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल में 22 अप्रैल को ईसाई से मुलाकात की और राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान पीएम मोदी की घूसपैठिया वाली टिप्पणी पर ईसाइया को 17 शिकायतें दर्ज कराई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 17 शिकायतों में से मैंने केवल 5 से लेकर 6 पर विस्तार से चर्चा की है। सबसे महत्वपूर्ण पहली शिकायत है जो किसी भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है। यह सरकार दुर्भाग्य से हमने जो बयान उद्धृत किया है वह गंभीर हास्यास्पद रूप से आपत्तिजनक है। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वह इस बयान को वापस ले और स्पष्टीकरण दे। हमने चुनाव आयोग से यह बताने के लिए कहा है कि कानून में स्थिति और हम उनके सम्मान में वही करेंगे जो हम दूसरों के साथ करते हैं। उन्होंने एक समुदाय का नाम लिया है, धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है और सांप्रदायिक और समुदाय के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है। उन्होंने धारा 123 का उल्लंघन किया है। चाहे जो भी हो, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसकी स्थिति के बारे में किसी भी अन्य मामले की तरह उचित कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही की जानी चाहिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस सही। परिसर में एमसीए छात्र नेता हिरमैत के हत्या के जवाब में अंजुमन ए इस्लाम कार्यकर्ताओं ने 22 अप्रैल को धार वार्ड में मौन विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह एक हत्या थी, मानवता और ऐसी घटनाओं का किसी भी धर्म या पंथ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को न्याय की उम्मीद है। एक चौंकाने वाली घटना में 18 अप्रैल को हुबली के बीवीबी कॉलेज में एक 23 वर्षीय छात्र के बेहरामी से हत्या कर दी गई है। पीड़िता की पहचान कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा हिरमत के रूप में की गई है। फयाज नाम के एक पूर्व सहपाठी ने उसे उसके कॉलेज परिसर के अंदर चाकू मार दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, अगर कोई लड़की नहीं कह रही है तो नहीं का मतलब नहीं है सर। यह लड़की की मर्जी है कि वह शादी करना चाहती है या नहीं। कोई भी आकर हमारी हत्या नहीं कर सकता। एक अन्य महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, लड़कियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और यह महत्वपूर्ण है कि हर लड़की सुरक्षित महसूस करे और हर किसी की जिम्मेदारी है। देता है ये मैरिज करने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और उधर भी कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं, तो उसको चुप बैठ रहे, तुम इसको ज्यादा बोल मैं कुछ नहीं कर सकता। इन ह्यूमन एक्ट जो रहता है ना, जो और ओपन कॉलेज में अंदर ये ऐसे घटना किसी भी कोई भी काटा उसको सख्त से सख्त जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के सजा होकर दूसरों को सबक मिलना चाहिए, हमारा मानना है। ये जो स्टूडेंट के ऊपर वाने सर वो गलत है पहली बात, और जो लड़की मना करे नो मीन्स नो सर, और वो लड़की की मर्जी है वो शादी करना चाहती है या नहीं चाहती है और उसकी मर्जी है। ऐसा कोई भी आके हम पर मर्डर नहीं कर सकता, वो भी एक स्टूडेंट है सर। नो मीन्स नो सर। रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है ना इसको तो। नो सर, ये सब जो मतलब जो है नहीं सर, जो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा कराने वाले हैं नहीं सर, ऐसा ही सर होता सर। और एक लड़का ही है नहीं सर, मेरे फ्रेंड का भाई, वो मुस्लिम के लिए जो आवाज़ उठाए ना तो उसे जेल में डाले सर, इधर इसमें विद्यागिरी पुलिस स्टेशन डाले सर। वो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा लगाने का बहुत कोशिश कर रहे सर।
अगर एक लड़का, मुस्लिम लड़का जो खुद के लिए आवाज़ उठा रहा है कि नहीं ये लड़की के साथ गलत हुआ है, ओके, लेकिन जो ये जो चल रहा है नहीं हिंदू मुस्लिम में गलत है सर, ये लड़की के साथ हुआ है या हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं हुआ है सर, वो नो मीन्स नो सर, वो लड़की है, अगर उसकी मर्जी है वो करना चाहती है तो कर सकती है, नो मीन्स नो, उसकी मर्जी है सर।